हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल केएफए लीगल। और आज जो हम लोग केस करने वाले हैं अपनी टॉप 100 जजमेंट की जो सीरीज चल रही है हम लोगों की 2025 की, किसके लिए? क्लैट पीजी के लिए। उसमें एक नया केस हम लोग करने वाले हैं जिसका नाम है एक्स 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 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अब ये ट्रिपल एक्स इन्होंने क्यों रखा है, इसका मकसद ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति की जब आइडेंटिटी छुपाना चाहें, ये मेजरली जब रेप केसेस होते हैं या फिर विक्टिम की आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है तो एक्स के लिए होता है, या फिर मान लीजिए कि किसी पैटर्निटी का इशू है किसी के केसेस में कि कौन किसके पिताजी कौन है, तो सॉरी, तो उन केसेस में आपको ऐसे वर्ड्स यूज करने रहते हैं। तो अब ये कौन सा केस है, मतलब ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्यों ही सुप्रीम कोर्ट ने ये किया होगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि अगर कोई किसी जज की बात हो रही है जिसके यहाँ कैश पाया गया है और जिसके ऊपर इंक्वायरी बैठी है, तो सब लोग जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की बात हो रही है। लाइव लॉ हो या फिर कोई भी जो ये रिपोर्टिंग करते हैं, इन्होंने खुल के इसकी रिपोर्टिंग की है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में उनका नाम ना लिख के पता नहीं क्या, मुझे वो वाला मीम याद आ रहा था जिसमें रितेश देशमुख खड़ा होता है, पता नहीं आई डोंट नो किस मूवी का है, उसमें कहता है कि आप दुनिया की सबसे सेफेस्ट प्लेस पर खड़े हुए हैं और तुरंत बम धमाका हो जाता है। तो उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे प्राइवेसी एकदम आपकी बचाई, जस्टिस यशवंत वर्मा की तुरंत बचाई प्राइवेसी 3 बार एक्स यूज करके, लेकिन लाइव लॉ, बार एंड बेंच, इन सब लोगों ने खोल दी, या फिर कोई भी व्यक्ति पढ़ता उसको पता ही चल जाता। खैर, इसकी कोई बात नहीं है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग इस पे पहुंचते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये इंपीचमेंट की बात करता है। दूसरी बात, इंपीचमेंट से पहले एक इंक्वायरी होती है जो इन हाउस इंक्वायरी होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसकी बात करता है, और उसमें कई फेज हैं जिस पर ये जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे बात करता है। तो इसलिए हमारा ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है और अति आवश्यक हो जाता है कि इन हाउस इंक्वायरी कैसे गठित होती है, जो कमेटी होती है कैसे वो रिपोर्ट देती है और क्या क्या करती है। इसी के साथ थोड़ा हम इंपीचमेंट भी देखेंगे ताकि हमको समझ में आ जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं ये मैं बता दूं कि 2 कमिटियां हैं, एक तो इन हाउस इंक्वायरी जब होती है तब कमेटी बनती है, और एक इंपीचमेंट के दौरान कमेटी बनती है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उससे इसीलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि चीजें कैसे होती हैं, आगे कैसे बढ़ती हैं। ये जो नोट्स हैं आपको विजय यात्रा जो हम लोग का केएफए लीगल पर आपको बैच मिलेगा उसमें मिल जाएंगे, आप वहां पे जाके इसको ले सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अभी आप सोचिए आपको कुछ नहीं आता है, गधे हैं आप, सोच लीजिए आप कि आप गधे हैं। अब आप सोचिए कि एक शिकायत एक जज की करनी है मुझे, तो किसको करनी होगी? अब मैं सीधा एफआईआर लिखवाने तो चला नहीं जाऊंगा, आप सब लोग जानते हैं जजों की कितनी पावर होती है। तो सीजीआई के पास मैं चिट्ठी लिख के भेज सकता हूं, या फिर किसी तरीके से मैं सीजीआई को बता सकता हूं कि सर एक हाईकोर्ट का जज है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप मान लीजिए कि सीजीआई को एक कहीं से रिपोर्ट मिलती है कि कोई जज कुछ गलत कर रहा है। सीजीआई इसमें ऊपर ऊपर से देखते हैं, स्क्रूटनी में ज्यादा अंदर नहीं, लेकिन ऊपर की एक स्क्रूटनी करते हैं, और उनको लगता है स्क्रूटनी करते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये ऐसा केस है जिसमें एक इंक्वायरी होनी चाहिए, तो इसलिए वो इन हाउस इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाते हैं। इन हाउस इंक्वायरी के लिए, देखिए मेरी राइटिंग जो है उस पर आप कमेंट ना करिएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग और मेरी ड्राइंग दोनों उतनी अच्छी है जितनी पाकिस्तान की फील्डिंग। इन हाउस इंक्वायरी जो है इसको ये होगी, इसके लिए कमेटी। अब कौन करेगा इन हाउस इंक्वायरी? सीजीआई ने कहा ठीक है इन हाउस इंक्वायरी होगी, कौन करेगा? कमेटी करेगी। इस कमेटी का मेंबर कौन होता है? हे भगवान, परेशान हो जाता हूं भाई मैं। हेलो, हाँ मैं आपसे बस आधा घंटे में फोन करता हूं, ठीक है? हाँ बस। इन हाउस इंक्वायरी अब इसमें कौन कौन कमेटी मेंबर होगा? कमेटी मेंबर के लिए आपको बता दूं कि 2 हाई कोर्ट के जो सीजे होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो होंगे, और 1 हाई कोर्ट के जज होंगे। ये कमेटी जो बनेगी, जो इंक्वायरी करेगी, वो ये लोग होंगे, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज के ऊपर ये इंक्वायरी बैठ रही है, तो इस कमेटी में इलाहाबाद हाई कोर्ट का ना चीफ जस्टिस हो और ना ही कोई जज हो, ये बात ध्यान रखी जाती है। अब क्या होगी? ये कमेटी इंक्वायरी करेगी। अब इस इंक्वायरी में देखिए ये एविडेंसेस लेगी, लेकिन ये ऑन ओथ नहीं लेगी, नॉट ऑन ओथ, ठीक है।
ओथ पर नहीं लेगी, ये जजेस का पक्ष भी जानेगी, उनका साइड भी सुनेगी, तो जज को भी ये सुनेगी एक तरीके से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये एक रिपोर्ट देगी और वो रिपोर्ट ये देगी सीजेआई को, सीजेआई को, ठीक है, ये सीजेआई को रिपोर्ट देगी। और सीजेआई जो है, अब क्या क्या रिपोर्ट हो सकती है, देखो मैं सीजेआई बीच में लिख जरूर दिया हूं, लेकिन ऐसे ध्यान से रखिएगा कि इट विल रिपोर्ट टू सीजेआई, रिपोर्ट टू सीजेआई, रिपोर्ट टू सीजेआई। अब उस रिपोर्ट में क्या होगा, उस रिपोर्ट में या तो ये हो सकता है कि नो एविडेंस, जो भी हुआ उसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला, जो उनके ऊपर एलेज किया गया था कि ये गलत काम कर रहे हैं, कोई भी एविडेंस नहीं मिला, तो यहां पर केस क्लोज हो जाएगा। लेकिन अब आप जानते हैं कि जजेस को कैसे हटाया जाता है, जो हटाया जाता है उसके ग्राउंड होते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, ठीक है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी होता है। तो अगर कोई ऐसा ग्राउंड मिल जा रहा है इस कमेटी को अपनी इंक्वायरी के दौरान, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि इस जज को हटाना ही चाहिए, इस जज को हटाना ही चाहिए, ऐसी वो सजेस्ट करते हैं, तो सीजेआई क्या करेगा, सीजेआई विल आस्क दैट जज, आस्क जज टू रिजाइन। अब उससे कहेंगे कि आप रिजाइन करिए। अब दो चीजें हो सकती हैं, भाई जज ने कहा कि मैं क्यों रिजाइन करूं, नहीं करूंगा रिजाइन, ही डजंट रिजाइन, ही डज नॉट रिजाइन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो रिजाइन कर देता है, ठीक है, ही रिजाइंस, उसने रिजाइन कर दिया, ऐसा ही शायद यही स्पेलिंग होती है। अब अगर वो रिजाइन नहीं करता है और इतनी बड़ी उसने गुनाह कर दिया है, तो सीजीआई चुप तो नहीं बैठेंगे, फिर वो सीजीआई क्या करते हैं, सीजीआई एक तरीके से इंटीमेशन देते हैं या फिर एक तरीके से इंफॉर्म करते हैं सीजीआई, किसको, पीएम को या फिर प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब ये जो सीजीआई करते हैं, इंटीमेशन होता है, ये एडवाइजरी होता है, ऐसा नहीं कि वो अब बोल दिया तो अब इंपीचमेंट चालू होगा। इंपीचमेंट का यहां कोई भी मतलब नहीं है, अभी तक इंपीचमेंट आया भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इंपीचमेंट का कोई मतलब नहीं है यहां पे, तो उस पर मत जाइए, बस वो बता दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटना माया हुई और उन्होंने रिजाइन नहीं किया, ठीक है, ये इतना हो जाता है। तो ये तो हो गया अगर ऐसा कोई काम करता है जो बहुत ही खतरनाक काम था, बहुत ही गलत काम था। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ना तो ऐसा होता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला, और ना ही ऐसा कोई एविडेंस मिलता है जो कि इतना बड़ा हो कि जज को कहा जाए कि आप रिजाइन करिए। कुछ छोटा मोटा चीजें मिली कि छोटी मोटी गलतियां उन्होंने की हैं, तो उस केस में क्या होता है, जैसे कभी कभी जुडिशियल वर्क कुछ दिनों के लिए ले लिया जाता है, या फिर किसी और बेंच में भेज दिया जाता है, या फिर ट्रांसफर करा दिया जाता है, ठीक है, ट्रांसफर हो जाता है उनका, तो ये सब काम कर दिया जाता है। तो ये जो कमिटी है, जो इन हाउस कमिटी जो मैंने आपको बताया, ये काम करती है, ये एक कमिटी बनती है। इसका इंपीचमेंट से, जो भी रिमूवल है, इंपीचमेंट भी नहीं, रिमूवल ऑफ जजेस से कोई भी मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई वो नहीं है इसका। ये कैसे बनी थी, ये किसी एक्ट से बनी है, नहीं। ये इंक्वायरी देखिए 1999 में फुल बेंच जजेस थी, फुल कोर्ट रूम था, उसने कहा था कि भाई हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमारे पास अगर शिकायत हमारे जज की आ रही है तो हम कैसे करें। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट टाइप का होता है उसमें ये दिया गया था। ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में नहीं दे रखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखा है, ये कहीं नहीं दे रखा है। ये एक तरीके से जुडिशरी का इंटरनल मैकेनिज्म है कि कैसे हम कंट्रोल करें, अगर हमारे यहां कोई गलत चीज हो रही है और इंपीचमेंट नहीं हो रहा है, या फिर कोई भी गलत चीज हो रही है, तो हम कैसे उस पर कंट्रोल कर सकें, उसके लिए ये बनाई गई है। इसका इंपीचमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं इंपीचमेंट क्या होता है। देखो इंपीचमेंट जो है, इसको मैं कहूंगा ये जुडिशियल, एक तरीके से जुडिशियल कम एडमिनिस्ट्रेटिव जो साइड पे चीजें हैं। इंपीचमेंट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है इंपीचमेंट। उसमें एक कमेटी जरूर बनती है, लेकिन उसके अलावा पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इंपीचमेंट पढ़ेंगे, मान लीजिए हम लोग ने इंपीचमेंट शुरू किया, मैं इसको आपको अच्छे से पता ही होगा, नोट्स में मिल भी जाएगा, लेकिन मैं बस आपको थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूं कि इंपीचमेंट होता कैसे। मान लो इंपीचमेंट कैसे शुरू होता है, या तो 50 राज्यसभा के सदस्य या फिर 100 लोकसभा के सदस्य एक मोशन लाते हैं, ठीक है। इसको चेयरमैन अगर एक्सेप्ट कर ले और इसको अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर ले, दोनों का होना साइमल्टेनियसली जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये चीज हो ही ना, बस इससे ही काम चल जाएगा। चेयरमैन ने एक्सेप्ट किया और उसने कमेटी बनानी शुरू कर दी। या फिर क्या है कि दोनों एक ही दिन लाए गए मोशन अगर, तो फिर इस केस में जॉइंट कमेटी बनती है। जो जॉइंट कमेटी होती है वो एक कमेटी बनती है यहां पे, ठीक है। और ये एक्सेप्ट हो गया है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्टेड।
चेयरमैन ने एक्सेप्ट कर लिया, ये स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया है। ये मोशन, क्या मोशन होता है कि इस जज का इंपीचमेंट करना है, ठीक है, ये होता है। अब क्या हुआ, एक्सेप्ट हो जाने के बाद एक कमेटी बनती है जिसको कहा जाता है इंक्वायरी कमेटी, जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है उसके तहत बनती है। अब ये इंक्वायरी जो कमेटी है जो बनती, जो इंक्वायरी करती है, इसमें कौन कौन होता है? इसमें देखो, या तो सीजेआई हो सकते हैं जो कि होते नहीं है, या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है, ठीक है। एक तो ये मेंबर हो, सीजेआई नहीं होते हैं लेकिन हो सकते हैं। दूसरा क्या है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इसमें होते हैं एक, और एक होते हैं डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट जो होते हैं, ठीक है। ये तीन लोग, एक इंक्वायरी कमेटी होती है। अब ये इंक्वायरी कमेटी इंक्वायरी करती है जो चार्जेस लगे होते हैं किसी भी जज के ऊपर, ठीक है। अब आपको बताएं कि एक इंक्वायरी कमेटी यहां बन रही थी, आपने देखा था, एक यहां पे बन रही थी जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी थी, और एक बन रही है यहां पे। तो इन दोनों कमेटियों में अंतर क्या है, और इस केस में कौन सी कमेटी चैलेंज की गई थी, इस पे हम लोग आते हैं। देखो, एक तो जो ये कमेटी है ये जजेस इंक्वायरी एक्ट में बन रही है, इसके पास पावर ज्यादा है। इसके पास अगर मैं कहूं तो दिस कमिटी हैज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट की पावर है इस कमिटी के पास, ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर है। इसका मतलब क्या होता है सिविल कोर्ट की पावर होने का, कि ये समन इशू कर सकती है कि आइए मेरे सामने बोलिए आके। ये एविडेंस ऑन ओथ भी ले सकती है, ऑन ओथ जैसे कोर्ट में लिए जाते हैं, ठीक है। यहां पे लॉयर यहां प्रेजेंट होके अब इनका पक्ष रख सकता है दूसरी पार्टी के पास। तो जो भी सिविल कोर्ट की पावर होती है वो इनके पास होती है। लेकिन जो ये कमिटी है इसके पास कोई भी सिविल कोर्ट की पावर नहीं होती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर होता है। देखिए, जब मैंने कहा था एविडेंस लेता है तो मैंने ऑन ओथ नहीं लिखा था। जजेस अपना पक्ष रख रहे हैं, उनका लॉयर आके नहीं रख रहा है अपना पक्ष। कभी कभी ऐसा होता है कि लॉयर भी वो हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन यहां पे लॉयर जो हैं जाते ही हैं। और ये एविडेंस ऑन ओथ होता है, और सबसे बड़ी पावर होती है समन की, ये समन इश्यू कर सकते हैं। तो सिविल कोर्ट की पावर होती है। जो इस केस में चैलेंज की गई है वो ये वाली कमिटी की गई है। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया गया है, ठीक है। ये चीज हो गई। अब क्या होता है इसके बाद, अगर इस कमिटी ने रिपोर्ट दे दी, अब ये क्या रिपोर्ट देगी कि नॉट गिल्टी, कि भाई नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। अगर नॉट गिल्टी इन्होंने कह दिया तो यहीं पे मैटर क्लोज, कोई वोटिंग नहीं होगी। अगर इस कमिटी ने कह दिया कि नहीं गिल्टी है, और हम लोग ने फाइंड किया है, मतलब जो फाइंडिंग्स हैं कमिटी की रिपोर्ट की वो ये हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जो कि इनको हटाने के लिए काफी है। 124 हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए उधर दे रखा है। तो अब क्या होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अगर ऐसा कुछ फाउंड किया गया है तो फिर इनको हटाया जाएगा। तो अब क्या होगा, गिल्टी जब इस चीज की फाइंड कर लिए गए तो अब ये एक रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी। कहां पर वोटिंग होगी? ये वोटिंग होगी लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। अब यहां पे इस रिजोल्यूशन को, एक रिजोल्यूशन लाया जाएगा जिस पे वोटिंग होगी। ये वोटिंग और वो रिजोल्यूशन पास कब माना जाएगा, जब वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि 2/3 मेंबर जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। तो जब इतने लोग वोट कर देंगे तब वो पास हो जाएगा, मोशन माना जाएगा कि पास हो गया है। और उस मोशन को पास होने के बाद उसको प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, दोनों हाउसेस में जब हो जाएगा प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट रिमूवल करेंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है जजेस को रिमूव करने का। तो मैं ये आपको आखिरी वाला तो ऐसे बता दिया, लेकिन जो हम लोग इस केस में क्या चैलेंज किया गया था, अगर पूछा जाए कि जो प्रेजेंट केस है जस्टिस वर्मा वाला है, तो उसमें क्या चैलेंज किया गया था, तो सबसे पहली चीज जो उसमें चैलेंज की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इस इन हाउस इंक्वायरी की गई। उन्होंने कहा कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई लॉ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आपने एक फुल कोर्ट रूम बैठा और आपने कहा कि हम ये बनाएंगे और ऐसी इंक्वायरी होगी, ऐसी कमेटी होगी। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है इसकी चैलेंज, मतलब कोई भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है इसके पास। इस पे चैलेंज किया गया। दूसरी चीज क्या की गई कि जो ये सीजेआई का रोल है, जस्टिस यशवंत वर्मा के साइड से कहा गया, सॉरी XXX के साइड से कहा गया कि
सीजीआई एडवाइस कर रहे हैं, अगर वो रिजाइन नहीं कर रहा है तो सीजीआई एक तरीके से इंटीमेशन भेज रहे हैं पीएम और प्रेसिडेंट के पास, या फिर सीजीआई यहां पे कह रहे हैं कि रिपोर्ट जब सीजीआई को मिलती है उसके बाद कहा जाता है कि उस जज को कह रहे हैं कि तुम रिजाइन कर दो। सीजीआई कौन होते हैं रिजाइन करने की? वो सिर्फ एक जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। जब एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जाते हैं तो वो उनकी पावर थोड़ी ज्यादा हो जाती है, जुडिशियल साइड पे वो भी नहीं होती है। तो हु इज ही टू आस्क द जज टू रिजाइन और टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कि ऐसा कुछ हुआ है? उन्होंने कहा कि एक तरीके से जब आप ये इन्फॉर्म कर रहे हैं पीएम और प्रेसिडेंट को, तो आप इंपीचमेंट के प्रोसेस को शुरू कर दे रहे हैं, इनिशिएट कर दे रहे हैं। और जबकि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो वहां पर रिमूवल ऑफ जजेस की जब भी बात होती है तो सीजीआई का कोई रोल ही नहीं है उसमें। तो उन्होंने इसको चैलेंज किया। साथ ही साथ उन्होंने एक और चैलेंज किया, अभी सब पढ़ेंगे, सब आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जजेस प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा हमारे ऊपर ये इन हाउस इंक्वायरी बनाई नहीं जा सकती क्योंकि किसी लॉ से नहीं आती। ये कहां से निकल के आया? ये जजेस प्रोटेक्शन एक्ट पे जब हम लोग जाएंगे तो इसके सेक्शन 3 में जाएंगे तो लिखा होगा, पहले तो ये था कि पहले तो इस सेक्शन 3(1) में कह देता है कि कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग किसी भी आदमी को, कोई जज के खिलाफ नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 3(2) में जाते हैं तो एक परमिशन दे दी जाती है कि कहां कहां पे कोई प्रोसीडिंग जज के खिलाफ हो सकती है। तो क्या कहते हैं कि नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल डिबार और अफेक्ट एनी मैनर द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी हाई कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी अंडर एनी लॉ for the time being enforced to take such action against any person who is or was a judge। तो यहां पे थोड़ी पावर दे दी जाती है कि अगर कोई लॉ कहता है कि आप जज के ऊपर ये काम कर सकते हैं, जज के ऊपर ये एक्शन ले सकते हैं, तो आप ले सकते हैं, प्रोवाइडेड लॉ कहता हो। यहां पर कपिल सिब्बल साहब जब जस्टिस एक्स जो पिटिशनर थे उनके खिलाफ गए थे, तो उनके पक्ष में जब गए तो उन्होंने जो आर्गुमेंट कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इन हाउस इंक्वायरी है, जो पहले चल रही है, ये मैंने आपको जैसा बताया कि एक कोर्ट बैठा था, फुल कोर्ट रूम था, उन्होंने डिसाइड किया था कि कैसे हम लोग अंदर मैकेनिज्म हमारा होगा अगर कोई गलत काम हो रहा है तो जस्टिस जो कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये जो इंक्वायरी है, जो भी इंक्वायरी कमेटी बन रही है, ये किसी लॉ के अंदर नहीं बन रही है। तो अगर ये किसी लॉ के अंदर नहीं बन रही है तो ये कभी भी जजेस के ऊपर कोई काम नहीं कर सकती है। क्या है ये भाई? कोई भी एक्शन तभी तो आप ले सकते हैं जब ये और या फिर वो जो उनको लॉ के अंदर अथॉरिटी मिली हो वही करें, वही एक्शन ले सकते हैं। ये इन हाउस इंक्वायरी आपने एक बार बैठे सब लोग साथ में मिलकर आपने कहा ये करेंगे, इसके पास लॉ की कोई बैकिंग नहीं है, इसलिए ये जो इन हाउस इंक्वायरी है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। यहां पे जजेस प्रोटेक्शन एक्ट लगेगा और जस्टिस यशवंत वर्मा को ये जो इम्यूनिटी है मिलेगी कि उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। क्यों? क्योंकि जो इन हाउस इंक्वायरी है वो किसी लॉ के द्वारा नहीं बनाई गई है, और अगर किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी बॉडी को किसी जज के खिलाफ एक्शन लेना है तो दैट पावर शुड बी बैक्ड बाय एनी लॉ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985। ये आर्गुमेंट दिया गया। अब हम देखते हैं कि कैसे कोर्ट ने क्या क्या कहा। तो आप देख लिया आपने, एक ये चैलेंज किया गया है, एक ये चैलेंज किया गया है सीजीआई का रोल, ठीक है। हो नाम आपको याद हो ही जाएगा, ऐसा नाम ही है। दूसरा, बेंच याद करनी पड़ेगी आपको, जरूरी है। इशू 1, मेंटेनेबिलिटी ऑफ रेपुटेशन। अच्छा, एक और चीज थी, देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो उन्होंने चैलेंज किया ना, ये इन हाउस इंक्वायरी, जो ये वाली इंक्वायरी थी, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे कि जो ये वाली इंक्वायरी है, जो ये वाली इन हाउस इंक्वायरी चल रही थी, इसकी रिपोर्ट को आ जाने के बाद इन्होंने किया। तो सामने वाले ने कहा, और फिर ये जाके रिट डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि इन हाउस इंक्वायरी की जो कमेटी बनी थी वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है। तो सामने वाले ने आर्गुमेंट रेज किया कि आप फिर पार्टिसिपेट क्यों किए उसमें? आपको पार्टिसिपेट करने से पहले उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करना चाहिए था। आपको लग रहा है कि सामने वाला पुलिस नहीं है, तो भाई आप अरेस्ट क्यों हो रहे हैं? आप पहले जाके बताइए ये पुलिस वाला नहीं है, मुझे पकड़ के ले जा रहा है। उसी तरीके से आपको अगर लग रहा है कि ये कमेटी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं है, दिस कमिटी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, देन व्हाई यू पार्टिसिपेटेड इन द इंक्वायरी ऑफ सच कमिटी? You should have at that time moved to the court and challenged its constitutional validity.
सिंपल सी बात है, ये रेस किया गया। तो इस पे जो कोर्ट का आर्गुमेंट आया वो ये आया, और ये सही बात है कि देखिए उन्होंने क्या चैलेंज किया था। उन्होंने जब चैलेंज किया था उन्होंने कहा था कि रिट मूव करेंगे तो मतलब मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। तो एक तरीके से उन्होंने कहा था कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है क्योंकि एक ऐसी कमिटी जिसके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, जिसके पास कोई भी लॉ की बैकिंग नहीं है, वो मेरे ऊपर एक्शन ले रही है। तो कोर्ट ने कहा कि भले ही उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया हो, लेकिन कोई अगर किसी इंक्वायरी में पार्टिसिपेट कर ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर दे रहा है। एक क्वेश्चन आया था बहुत पहले 1960, 1950, 1970 के टाइम पे, बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन था। उस समय मैं किसी और जन्म में रहा हूंगा तो, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है कि क्या हम अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव कर सकते हैं। तो इंडिया में स्टैब्लिश लॉ है कि हम लोग फंडामेंटल राइट को वेव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है किसी इन हाउस इंक्वायरी में तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उनके पास कोई फंडामेंटल राइट था जिसको ये कमिटी वायलेट कर रही है तो वो कोर्ट मूव नहीं कर सकते हैं, उन्होंने वेव कर दिया वो राइट, ऐसा नहीं है। इसी चीज को कहा गया। कोर्ट ने क्या कहा, द पिटीशन प्रोसीड्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड, द कोर्ट विल, सॉरी, जहां रीजनिंग दी गई है वो था, the court did entertain the constitutional challenge despite the petitioner's prior participation in the in-house inquiry and his failure to object earlier. However, his conduct could affect the relief ultimately granted. उन्होंने कहा, क्यों कहा? The bench distinguishes the petitioner's conduct from the non-waivability of fundamental rights. You can be disentitled to relief for tardy conduct, but a pure constitutional challenge is still examinable. उन्होंने कहा ठीक है आपकी कंडक्ट के कारण आपको रिलीफ में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपने किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया है तो वो हम सुनेंगे। हम वो सिर्फ इस ग्राउंड पे नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं कि आपने उस इन हाउस इंक्वायरी कमिटी के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर लिया था। पहला इशू ये था, नोट्स में पढ़ लीजिएगा, स्पून फीडिंग मैं नहीं करूंगा। फिर दूसरी आई वैलिडिटी ऑफ इन हाउस प्रोसीजर, जो मैंने बोला था कि जो इन हाउस इंक्वायरी हो रही थी उसकी वैलिडिटी क्या है, आप कैसे किसी को पनिश कर सकते हैं, आपके पास लॉ की बैकिंग नहीं है, इंपीचमेंट एक प्रोसेस अवेलेबल है, तो फिर क्यों आप कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि इट इज अ नॉन प्यूनिटिव फैक्ट फाइंडिंग मैकेनिज्म फॉर जुडिशियल सेल्फ रेगुलेशन, इट डज नॉट रिप्लेस और रन पैरेलल टू द इंपीचमेंट प्रोसेस अंडर आर्टिकल 124। उन्होंने कहा कि हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं इंपीचमेंट के प्रोसेस को, ना ही उसके पैरेलली कोई प्रोसेस चला रहे हैं। हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए जिससे हम सेल्फ रेगुलेट अपने आप को कर सकें कि अगर हमारी इंक्वायरी, जैसे एक बात बताइए आप, ये व्यवहारिक बात है, अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है, थोड़ा मैं अपने पैरों को सही कर लूं, अगर किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत मिलती है और वो ऐसी शिकायत है कि इतनी बड़ी शिकायत नहीं है कि उसको रिजाइन करने को कहा जा सके, लेकिन इतनी छोटी शिकायत भी नहीं है कि उसको मैटर को क्लोज कर दें, वो इतनी बड़ी शिकायत है कि यह कहा जा सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाएगा साहब, ट्रांसफर किया जा सकता है। तो पार्लियामेंट के पास ट्रांसफर करने की तो पावर है नहीं, वो तो सीधा जज को कहेगा, वो तो सीधा रिजाइन कर सकते हैं, मतलब इंपीच कर सकते हैं। तो उस केस में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनके सेल्फ रेगुलेशन का एक मैकेनिज्म हो जिसके तहत अगर कोई शिकायत मिल रही है और वो शिकायत इतनी बड़ी नहीं है कि पार्लियामेंट सीधा इंपीच करे, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं है कि उस पर ध्यान ना दिया जाए, तो बीच का एक रास्ता हो कि उस जज को एक पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी जाए, और उसके लिए कुछ बेस चाहिए, इसीलिए ये कमेटी का बेस है। ये बात कह के, ये बात उन्होंने ऐसे एक्सप्रेसली नहीं की, उन्होंने कहा कि जुडिशियल हम लोग का भी एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम लोग अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करे रखें और हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएं। ठीक है, ये चीज हो गई, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आगे बढ़ के क्या रीजनिंग दी थी वो भी पढ़ लीजिएगा। सॉरी, हेलो हेलो, हाँ मामा 10 मिनट में फोन करें, सबको याद आती है। तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी यार, दूसरा आता है वैलिडिटी ऑफ इन हाउस प्रोसीजर, हम लोग इस पर बात कर ही चुके हैं। अब तीसरा जो इश्यू आएगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ पैराग्राफ, जो ये, और इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे रोल ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होते हैं भाई, कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बता रहे हैं कि ये जज रिजाइन नहीं कर रहा है, इन्होंने गलती की है। एक तरीके से आप इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू कर दे रहे हैं। आप कौन है? हु आर यू? यू आर जस्ट वन ऑफ अस।
आप सिर्फ एक जज हैं जैसे बाकी के सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपको कुछ ज्यादा पावर दे रखी है, समझे? ऐसा वो कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। मैं तो कह रहा हूं कि वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं और मेरी क्या ही है। तो उन्होंने कहा कि सीजीआई इज नॉट अ मेयर पोस्ट ऑफिस फॉरवर्डिंग द कमिटीज रिपोर्ट, ही कैन अप्लाई हिज माइंड इन ड्रोस the decision, communicate them to president, prime minister. This role does not violate separation of power because the CGI does not order removal, only parliament can. उन्होंने कहा कि ये कोई सेपरेशन ऑफ पावर को रिमूव नहीं, वो के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि सीजीआई को यहां पे रिमूव थोड़े नहीं उस जज को कर रहा है, वो बस एक तरीके से बता दे रहा है, वो तो प्रेसिडेंट के ही हाथ में है। अब अगर ऐसा भी नहीं है कि सीजीआई ने एक बार अगर कह दिया, सीजीआई ने अगर यहां पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे दी तो ये एडवाइस बाइंडिंग है या फिर इस पे तुरंत इंपीचमेंट होने लगेगा, नहीं होगा इंपीचमेंट। एक तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस है, जो इससे एकदम रिलेट नहीं होगा, पता नहीं ये कौन से जज हैं भाई, मुझे नहीं पता, ये तो एक्स वाले हैं। जो जस्टिस यशवंत वर्मा है, उनके केस के बारे में मुझे जो मीडिया रिपोर्ट से मिल रहा है पता, वो ये चल रहा है कि भाई जो इन हाउस इंक्वायरी थी वो उनके अगेंस्ट गई है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है, तो मतलब बता दिया गया होगा, लेकिन अभी भी उनके खिलाफ इनिशिएट नहीं हुआ है प्रोसेस, अभी भी वो इंपीच नहीं किए गए हैं। तो जरूरी थोड़े नहीं है कि अगर यहां पर सीजीआई एडवाइस कर दे रहा है तो वो इंपीच ही कर देंगे, और जब ये फर्स्ट स्टेप नहीं है तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंपीचमेंट, और अगर पार्ट ऑफ द इंपीचमेंट नहीं है तो सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन है। ये बात कोर्ट ने कही, मैं इसको नहीं मानता हूं पर्सनली, वो उस पर लेकिन किसी दिन और बात करेंगे। रोल ऑफ चीफ जस्टिस हो गया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जजेस प्रोटेक्शन एक्ट पे आपको मैंने पढ़ा ही दिया कि उन्होंने जो कहा था कि हम भाई इसमें आप कैसे आ सकते हैं जब कोई भी लॉ के तहत आपने वो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी नहीं बनाई है, हम तो इसकी इम्यूनिटी इंजॉय करेंगे। कोर्ट ने कहा नहीं, कोर्ट ने सेक्शन 141 का भी, सॉरी आर्टिकल 141 की भी रीजनिंग दी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट गिव्स बाइंडिंग अथॉरिटी टू जजमेंट्स लाइक रविचंद्र अय्यर, जिसमें ये बात की गई थी, विच फर्स्ट सैंक्शनड इन हाउस रेगुलेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भले ही कोई लॉ नहीं है, कोई भी अलग से लॉ नहीं लाया गया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी इन हाउस इंक्वायरी के लिए जो प्रोविजन बनाए हैं वो एक जजमेंट से निकल के आ रहे हैं, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि आर्टिकल 141 के तहत कोई भी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का डिलीवर किया जाता है वो प्रेसिडेंट होता है, वो एक तरीके से लॉ का रूप ले लेता है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ के तहत नहीं ये हो रहा है, ये लॉ के तहत ही हो रहा है। इसीलिए आपको जो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट में सेक्शन 3(1) में जो इम्यूनिटी है वो नहीं मिलेगी, आपको हम लोग 3(2) में आगे जाके आपके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बैठा सकते हैं, क्योंकि ये इंक्वायरी कमेटी इज बैक्ड बाय अ लॉ। लॉ कैसे? क्योंकि वो एक जजमेंट में उन्होंने कहा था कि रेगुलेशन होना चाहिए, उसके तहत रेगुलेशन बनाया गया, तो वो 141 के तहत एक लॉ का रूप ले लेता है। ये हो गया। फिर उन्होंने वही कहा कि द 1999 फुल कोर्ट रेजोल्यूशन इज देयरफॉर क्लोथ विद लीगल सैंक्शन व्हेन रेड विद आर्टिकल 141। द फ्रेज ये पढ़ लीजिएगा, इसको मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा। सिंपल सी बात हुई कि उन्होंने इन हाउस कमेटी को चैलेंज किया। इन हाउस कमेटी को पहले उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की, जिसका उनको जवाब मिल गया कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। फिर उन्होंने सीजीआई के रूल को चैलेंज किया, जिसपे भी उनको मिल गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ जा रहे हैं, वो वहां पे इनिशिएट नहीं कर रहे हैं इंपीचमेंट, वो वहां पर सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हैं जो कि बाइंडिंग नहीं है, ना पार्लियामेंट पे, ना प्रेसिडेंट पे, ना प्राइम मिनिस्टर पे, और इंपीचमेंट इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस जो अलग से शुरू होता है, इसीलिए सीजीआई का रोल भी कोई भी खराब नहीं है। बात खत्म, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।